तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस से कहां तक डिस्कस किए थे? डायमेंशन तक। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डायमेंशन से आते हैं, और वो भी जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो मोस्टली अगर पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन है अगर वो सारे किए हो ना तो उसी से रिपीटेड मिलते हैं। मतलब कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, वही हर साल रिपीट होता है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, पॉलिनोमियल का डायमेंशन क्या होता है, मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा। और यही साल मतलब यही कुछ क्वेश्चन है जिसको हर बार डायमेंशन से रिलेटेड पूछेंगे। इसके अलावा वेक्टर स्पेस में सब स्पेस, और सब स्पेस कैसे चेक करते हैं वो उसी से रिलेटेड आता है, और वो एकदम सिंपल रहेंगे। तो मतलब यही एक तो डायमेंशन और एक तो सब स्पेस, बाकी इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। तो मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें डेफिनेशन बताया था, बाकी सेकेंड लेक्चर का मैंने लिंक भेजा था, तो वो वीडियो सबको देखना था, ठीक है। तो वो दो वीडियो में जो स्पेशल टाइप के कुछ मैट्रिक्स है, अब उन मैट्रिक्स में से जो 16 या 18 मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स सब स्पेस नहीं होते। तो कुछ मैट्रिक्स सब स्पेस होंगे, और उन हर एक मैट्रिक्स का क्या पता होना चाहिए? डायमेंशन पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब तो कभी पूछे नहीं है, बट पता होना चाहिए हर एक का डायमेंशन। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब स्पेस, वेक्टर स्पेस से लेके डायमेंशन तक के, ठीक है। और उसके बाद फिर 2021 का देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वेक्टर स्पेस से। सबको स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है सबको? हम्म। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया था कि V एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है ओवर K, मतलब V एक वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड K, और W उसका सब स्पेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखा जाए तो ये सिर्फ क्या पूछ रहा है? क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन। तो इसमें से क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो ये तो सबको पता होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है इसमें, शायद मैंने बताया भी रहेगा, वीडियो अगर देखे रहोगे। अगर V एक वेक्टर स्पेस है तो इस फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन मान लेते हैं n, n कोई फाइनाइट नंबर होगा, W इसका सब स्पेस है ऑफ V, और इसका डायमेंशन मान लेते हैं m हो जाएगा। और याद रखना है m लेस देन n होगा, क्योंकि अगर m n के इक्वल आ गया ना तो W क्या हो जाएगा? V के इक्वल होगा। तो अब इस केस में क्या होता है कि V का अगर मैं बेसिस ले लूं तो ये मान लो V1 से लेके कुछ n एलिमेंट है, और B डैश मान लेते हैं ये V का बेसिस है, और ये W1, W1 सॉल्व अप टू WM। अब अगर V का बेसिस बनना है तो कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए? n एलिमेंट, और वो क्या होने चाहिए? आप लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर मेरे पास B डैश W का बेसिस गिवन है तो इसको यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? B का बेसिस बना सकते, मतलब V का बेसिस बना सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? W1 से लेकर WM में कुछ नए वेक्टर को ऐड कर देंगे, m+1 सॉल्व अप टू WN तक। और ये जो एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड किए ये इनके साथ क्या होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये आराम से बन जाता है। स्टैंडर्ड बेसिस ले लोगे तब भी बन जाता है। तो अब ये जो नया बेसिस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, इसी का यूज करके हम लोग डिफाइन करते हैं क्वोशंट स्पेस। मतलब जो निकालने का तरीका वैसे ही कि अगर अपने पास बेसिस गिवन है किसका? W का, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड करते हैं जो इसके साथ क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मान लेते हैं अगर R³ का मैं कुछ V मेरे पास R³ है, और W दिया है मेरे पास जिसका डायमेंशन मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2 है। तो एक मान लो एक वेक्टर दिया है मेरे पास 1 2 0, और एक मान लो वेक्टर दिया है 0 2 0। अब मुझे क्या निकालना है? एक नया वेक्टर निकालना है।
तो मैं एक ऐसा वेक्टर चूज करूंगा जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो। जैसे 1 + 0 कितना होता है 1। तो अगर बाकी को मैं इसके सम में ना लिखूं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सर 2 + 2 क्या आना चाहिए 4, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। 0 + 0 0 आता, मैं यहाँ पे 1, तो ये ऑटोमेटिक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। या फिर सबसे बेस्ट वे क्या है 0 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ इसमें 1 ले लेंगे तो ये इसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा और इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्लियरली समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इन दोनों का यूज करके मैं ये नहीं बना सकता हूं। तो ये अपने पास हो गया। तो ये जो एक एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड कर रहे हैं ना, यही कोसेंट स्पेस में हम लोग इसको ऐड करते हैं। कोसेंट स्पेस में W प्लस ये ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास V/W का बेसिस बन जाता है। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मुझे अगर डायमेंशन निकालना है V/W का, तो इसमें मैं कौन से वेक्टर ऐड कर रहा हूं? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, कि V वेक्टर में n थे, मतलब V के डायमेंशन अगर n था, W का डायमेंशन m है, तो जो एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड कर रहे हैं ना उसी को हम लोग V/W के अंदर डालते हैं। तो इसका मतलब n में से मैं अगर m को माइनस कर दूंगा तो जो भी वेक्टर बचेंगे वो किसके बेसिस फॉर्म करते हैं? V/W के। तो डायमेंशन ऑफ V/W कितना होगा? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो ये कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है, बेसिस अगर अपने को निकालना है डायमेंशन ऑफ V/W का। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब क्या कर कि अगर अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर गिवन है तो उसको एक्सटेंड करके हम लोग V का बेसिस बना सकते हैं। मतलब अगर अपने पास W का बेसिस गिवन है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो उनका यूज करके उसमें कुछ और वेक्टर ऐड कर दूंगा जो इस वेक्टर के साथ क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो वो क्या फॉर्म करता है? V का बेसिस फॉर्म करता है। तो इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा V के डायमेंशन से कम होगा। मतलब अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ले रहा हूं, एक सेट है जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और एक सेट है जो कि फाइनाइटली जनरेटेड है और इसके बीच में कहीं मेरा V है, तो इसका डायमेंशन मान लेते हैं n। तो ये जो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर, फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे कम करते हैं और ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं ताकि ये V का डायमेंशन बन जाए। ठीक है? और जो फाइनाइटली जनरेटेड, तो ये जनरेटर है या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पैनिंग सेट बोलते हैं। स्पैनिंग सेट को हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। और अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो उसको स्पैन करने के लिए एटलीस्ट कितने वेक्टर चाहिए? कम से कम n वेक्टर है। n से कम वेक्टर लेंगे तो वो किसी सेट को कभी स्पैन नहीं कर सकता। ठीक है? और अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो n+1 वेक्टर कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। ये क्लियर है सबको? तो भी जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होंगे उसके पास कितने वेक्टर होंगे? मैक्सिमम कितने वेक्टर हो सकते हैं? n। और लीनियरली सॉरी जनरेटर के पास अगर V को जनरेट कर रहा है कोई सेट, तो इसका मतलब उसके पास कम से कम मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे या वेक्टर कितने होंगे? n। क्लियर है सबको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, देखेंगे हम लोग आगे। ये समझ में आया सबको? और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो पता भी होगा बहुत लोग को कि डायमेंशन ऑफ V/W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो सी ऑप्शन क्लियर है सबको ये? हेलो? और याद रखना ये नहीं करना है डायमेंशन ऑफ, ये तो पहली बात डिफाइन ही नहीं होगा। W/V डिफाइन नहीं होता, V/W डिफाइन होगा। 2019 में क्या पूछा है कि V डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स के एंट्री होंगे वो कहां से आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। देन डायमेंशन ऑफ V एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो V हमारा क्या हो गया? इसमें जो वेक्टर स्पेस है ना वो किसके ऊपर ले रहे हैं? स्केलर रियल से आ रहा है, लेकिन जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे वो कहां से आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि जब भी C ओवर R हो तो हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइम्स
पहले वो सी को हटा के आर टू आर ले लो, चाहे वो मैट्रिक्स हो या पॉलिनोमियल हो, और उसके डायमेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालना है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स होंगे n बाय n के सच दैट कि ए आई जे किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ये पूछ रहा है, और इसका अपने को डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ V, और ये वेक्टर स्पेस है ओवर R, इसका अपने को डायमेंशन निकालना। तो मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर हम लोग जो डायमेंशन निकालते हैं वो कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स उसके पास, ऐसे कितने फ्री वेरिएबल्स में चूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊं तो कितने फ्री वेरिएबल्स बना सकता हूँ, मतलब जो अपने ऊपर है, और बाकी जो अपने आप हो जाएंगे, मतलब एक एलिमेंट चूज करूं तो अगर जो इस पे डिपेंड करेगा वो तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, A11 A12 सॉल्व अप टू A1n, मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या, n बाय। जब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो जो कंडीशन दिया था अपने पास कि ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई, अब ये फ्री नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये अपने आप सेलेक्ट हो गए, A21 A31 सॉल्व अप टू AN1। तो यहां से कितने वेरिएबल्स थे मेरे पास, n, जिनको मैं फ्रीली खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये n मेरे पास चॉइस थे, ये अपने आप सिलेक्ट हो गया। अब मैं आता हूँ सेकेंड रो पे, सेकेंड रो पे कितने वेक्टर है जिनको मैं फ्री चूज कर सकता हूँ, n-1। अब जब ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, A22 सॉल्व अप टू A2n, तो ये अपने आप हो गया 32 सॉल्व अप टू AN2। इसका मतलब ये जो था इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे पास कितने हो जाएंगे लास्ट में, 1। तो यहाँ पे n फ्री चॉइसेस हैं, यहाँ पे n-1, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हो जाएंगे, समेशन ऑफ n। और समेशन ऑफ n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय। क्लियर है सबको ये? तो इतने नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास कि इतने फ्री वेरिएबल में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये डायमेंशन नहीं हुआ है क्योंकि ये A11 जो है ना, ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ ओवर R ले रहा हूँ, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, रियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि ये A नहीं, ये कुछ इस टाइप का होगा। तो Z1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A11 प्लस I टाइम्स B11, ये टाइप से लिख सकता हूँ। और ये क्या बिलोंग करेंगे, रियल को। तो हर एक के पास कितने चॉइस जाएंगे, 2, ये भी बताऊंगा। ये क्लियर है सबको कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है अपने पास, टोटल n इंटू n प्लस 1/2, मतलब समेशन ऑफ n, इतने फ्री वेरिएबल्स है कि जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यही अपने पास क्या होगा, डायमेंशन। यहां तक क्लियर है सबको ये? अब अगर इसका मुझे बेसिस सेलेक्ट करना है तो बेसिस कैसे करते हैं हम लोग, पहले मैं A11 को अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा A, बाकी सब 0 0। ठीक है, ऐसे ही मैं A12 कर दूंगा तो मेरे पास ये 1 0 0 0, और यहां पे भी एक वेक्टर आ जाएगा, नहीं 1 1, ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसे कितने में कॉमन ले सकता हूं टोटल, ये सारे इसके बेसिस आएंगे, 1 यहाँ पे 1 1, उसके बाद फिर ये 1 यहाँ पे 1, तो ये टाइप के इसके बेसिस बन जाएंगे। बट ये A11 क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा ना, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे Z11 ये टाइप का ले लूं तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A प्लस आई बी। तो ऐसे ही अगर Z11 निकालो तो A11 प्लस आई टाइम्स B11, क्योंकि जब हम लोग V ओवर R ले रहा हूँ ना, तो ये क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट मेरा रियल से आना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स से होता तब तो ठीक था, लेकिन ये हर एक के पास कितने चॉइस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2, मतलब यहाँ से मैं A11 और B11 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो हर एक के पास बेसिस कैसे आएंगे, कुछ इस फॉर्म के आ जाएंगे ना। ये जो 1 ले रहा हूँ ये 1 के फॉर्म में नहीं आएंगे, ये फिर से किसके फॉर्म में आ जाएंगे, 1 प्लस आई के फॉर्म में आ जाएंगे। तो टोटल पहले कितने थे, n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन इसकी वजह से ये डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। तो ये इसका बेसिस हो गया। क्लियर है सबको ये? तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, n इंटू एन प्लस 1, मतलब n स्क्वायर प्लस n। तो यही
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब ये एग्जाम में हर बार सॉल्व नहीं करना है, ये अपने को याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन अगर सेम फील्ड पे हो तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, मतलब समेशन ऑफ n। लेकिन अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो वो चेक करना पड़ता है कि C ओवर R है, अगर C ओवर R है तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 से उसको मल्टीपल कर दो। क्लियर है सबको ये? तो यहां से टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एंट्री जब मेरा सी से होगा, आर पे पूछ रहा है। एक तो जब एंट्री भी सी से होगा और पूछ भी सी से रहा है। एक तो जब एंट्री आर से होगा और पूछेगा किस पे, आर से। तो 3 ही बनेंगे। 3 किसके लिए बनेंगे, सिमेट्रिक के लिए। ऐसे 3 किसके लिए बनेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। सी ओवर आर, सी ओवर सी और आर ओवर आर, ये किसके लिए बनेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अगर सेम फील्ड पे है तो इस केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अपने पास डायगोनल पे भी कोई चॉइस नहीं रहते, क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। जब आई और जे को इक्वल पुट कर देंगे तो ए आई क्या आ जाता है अपने पास, 0। इसका मतलब डायगोनल पे अपने पास कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने चॉइस है, n माइनस वन। जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं A12 ले रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस A21 आ जाएगा, बट ये अपने आप चूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस टू, लास्ट में तो एक भी नहीं बचेगा, उसके पहले कितना बचेगा, 1। तो ये टोटल कितने हैं, 1 से लेके n माइनस वन, तो समेशन ऑफ n माइनस वन आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी कितने आंसर आएंगे इसके, इन दो केस में आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, दैट इज समेशन ऑफ n माइनस वन। और यहाँ पे क्या आएंगे, n टाइम्स n माइनस वन। तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये इसमें आ रहा है तो n इंटू एन प्लस वन, सी ओवर आर स्क्यू सिमेट्रिक है तो n इंटू एन माइनस वन। और अगर सिमेट्रिक के लिए सी ओवर सी या आर ओवर आर होगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन बाई टू। क्लियर है सबको ये? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कि एन स्क्वायर प्लस एन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 311 कि V एक सब स्पेस है R/4 का, जो कि स्पैन हो रहा है वेक्टर, ये 3 वेक्टर से स्पैन हो रहा है। देन डायमेंशन ऑफ द कोशेंट स्पेस, अपने को डायमेंशन पूछा है R/4 बाय W का डायमेंशन, मतलब कोशेंट स्पेस का डायमेंशन पूछा है। तो यहाँ पे V क्या दिया है अपने पास, R/4, और W जो है वो किसी सेट से स्पैन हो रहा है, और जिसमें S क्या दिया है, 1 2 0 0 0 1 2 0 और 1 1 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये जो सेट है ना, ये हो सकता है कि ये सब स्पेस फॉर्म ना करता हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करके सब स्पेस बनाते हैं। बट ध्यान रखना है ये क्या होना चाहिए, इसका कोई आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो ये चेक कर लेंगे कि इसमें कितने वेक्टर है जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का भी, रैंक का भी डेफिनेशन वही होता है ना, कि कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, वही उस मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है। तो इसको अगर मैं रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो रो एक्लोन फॉर्म के पास जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उसका रैंक होता है। जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0, 1 माइनस 2 करूंगा तो -1, 2 माइनस 0 करूंगा तो 2 और 0। रुको कुछ तो गड़बड़ है इसमें, 1 2 0 0 0 1 2 0, ये -2 है। ठीक है, तो माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा -1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 माइनस 2 0। 1 1 माइनस 2 0। तो अब जैसे इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1, -2 -0 -2 और 0 -0।
और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे R3 माइनस R2, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो इसके रो एक्लोन फॉर्म में, अब ये रो एक्लोन फॉर्म में आ गए, तो रो एक्लोन फॉर्म में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उसी को बोलते हैं कि ये इसका रैंक हो जाएगा। इसका रैंक कितना आ गया इस मैट्रिक्स का? 2। अगर 2 रैंक आ गया इसका मतलब इस मैट्रिक्स के पास जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना वो कितने हैं? 2। तो मतलब इन तीनों में से लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे? 2। क्योंकि जनरेटर जो होता है ना, हो सकता है उसके डायमेंशन से बहुत ज्यादा हो, तो अपने को सिर्फ वही वेक्टर चूज करने होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और इसको स्पैन भी कर रहे हैं। तो जो W मैं इससे स्पैन कराऊंगा, तो ये जो वेक्टर स्पेस होगा इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है सबको ये? क्योंकि जनरेटिंग सेट जो रहता है वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से ज्यादा वेक्टर उसमें हो सकते हैं, बट उससे कम नहीं होंगे। क्लियर है सबको ये? तो इसका मतलब W का डायमेंशन कितना आ गया इसके अपने पास, कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2, जो कि इससे जनरेट हो रहा है, मतलब ये जो है ये इसको स्पैन कर रहा है। अब अपने को निकालना क्या है? डायमेंशन ऑफ R/4 बाय W। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ R/4 माइनस डायमेंशन ऑफ W। इसका डायमेंशन कितना है? 4, इसका डायमेंशन 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर 2 आ गया। तो जब भी स्पैनिंग सेट दिया होगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ये चेक कर लो कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और जितने वेक्टर होंगे उतना ही उससे जो जनरेट होगा स्पेस उसका डायमेंशन होता है। तो क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? अब ये देखो, अब ये भी डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके जितने भी केसेस है सब देख लिए। बी डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली बात तो रियल है, और जब रियल दिया होगा ना तो किसके ऊपर पूछा ये गिवन नहीं होगा इसमें, मतलब आर ओवर आर है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बताओ भी। सेम फील्ड पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? एस और टी, ये दो सेट गिवन है। अभी ये सब स्पेस है या नहीं ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग। तो पहले तो ये बताओ इसमें से सब स्पेस कौन सा है? ये मैंने फर्स्ट, सुनो, जो फर्स्ट वीडियो है ना उसमें मैंने सब स्पेस चेक कैसे करते वो सब नहीं बताया था। मैंने जो दो तीन वीडियो सेंड किए थे ना उसमें है, ठीक है। तो पहला वाला तो सब स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा है। देखो कहीं पे भी कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा है, और दूसरी बात कहीं पे भी कोई किसी का से x1 के टाइम्स प्रोडक्ट वाला नहीं है, सारे लीनियर है और सारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, उसको चेक भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला फॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए काउंटर एग्जांपल भी दे सकते हैं। और बाकी डायरेक्ट कैसे पता चला? क्योंकि x1 इंटू x2 आ गया। जब भी ऐसा आएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर ना जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि अगर x1 x2 है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एलिमेंट होगा, मतलब x1 प्लस x2 होगा, या 2 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2, क्योंकि वो सब स्पेस का डेफिनेशन ही है। सब स्पेस के डेफिनेशन में क्या करते हैं कि उसका कोई भी दो वेक्टर उठाओ ना, तो उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वही सारे एलिमेंट उसके अंदर रहते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं मैं x1 इंटू x2 को। तो इसका मतलब ये सब स्पेस ही होगा, तो ये डायरेक्ट यूज कर। बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले लो कि 3 वेक्टर ऐसा लो जिसमें इसे पुट करने पे 0 आएगा, ऐसे और 3 वेक्टर्स ले लो जिसका आंसर 0 है, लेकिन जब उनका सम लेंगे ना तो वो 0 नहीं आता। कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, इसके प्लेस पे -3 ले लो, और यहाँ पे 3 ले लो, तो 0 आ जाएगा। सेम वेक्टर भी लोगे ना तब भी उनका सम 0 नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब सब स्पेस नहीं है। क्लियरली समझ में आ रहा है सबको कि सब स्पेस नहीं है ये? और सेम वही कॉन्सेप्ट ना हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी करेंगे। जब एलटी चेक करना है ना तब भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्लियर है सबको ये कि एस सब स्पेस फॉर्म करेगा लेकिन टी सब स्पेस नहीं है। सब स्पेस बोले या वेक्टर स्पेस बोलो,
क्योंकि यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग सब स्पेस ही बोल सकते हैं या फिर आर क्यूब का सब स्पेस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब एस तो सब स्पेस हो गया, टी सब स्पेस नहीं है, और जब सब स्पेस नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं निकालेंगे। और पहले का डायमेंशन कितना होगा, मतलब कितने पैरामीटर या कितने फ्री वेरिएबल्स मैं चूज कर सकता हूं। टू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये 3 वेक्टर्स में से किसी एक को बाकी के 2 लीनियर, मतलब बाकी के 2 वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। मतलब x1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, -x2 x + x3, ऐसे x2 को भी लिख सकता हूँ। मतलब इसमें से एक जो वेक्टर है एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें से टोटल 3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 वेरिएबल। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स निकालना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन को माइनस करेंगे। अब ये कितना इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है ना, और एक इक्वेशन नॉन जीरो इक्वेशन हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक ही वेक्टर आएगा ना ये। तो याद रखना, अगर मान लो सिर्फ एम्प्टी सेट ले लूं, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर मैं सिंगलटन सेट ले रहा हूं, तो अगर ये जीरो हो गया, इसमें 2 केस होंगे। अगर ए जीरो आ गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर ए नॉन जीरो है तो ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो जब भी एक वेक्टर आएंगे तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, अगर वो नॉन जीरो। तो वहां से भी बोल सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स में से एक इक्वेशन है और वो नॉन जीरो है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो पहला सब स्पेस भी है और उसका डायमेंशन कितना होगा, 2। सेकेंड सब स्पेस नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं निकाल सकते। क्लियर है सबको ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, कि S is a vector space of dimension 2 but T is not a vector space। क्लियर है सबको ये। ठीक है, ये अब जैसे W1 W2 अगर ये सब स्पेस है तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होता है, सब स्पेस होगा। W1 + W2 ये भी सब स्पेस होगा। लेकिन जो W1 यूनियन W2 होता है ना, ये सब स्पेस नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है कि दोनों का इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा, लीनियर सम सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन सब स्पेस नहीं होता। लेकिन इसको मैं जनरेट कर सकता हूँ किसका यूज करके, अगर ये बनाना है, सॉरी, इसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक सब स्पेस जनरेट कर सकता हूँ, और वो क्या आता है, W1 + W2। तो W1 W2 खुद सब स्पेस नहीं होता, बट मैं इसको जनरेट करके क्या कर सकता हूँ, W1 + W2 सब स्पेस बना सकता हूँ। मतलब इसमें जितने वेक्टर होंगे ना, उसमें से वो वेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो सब स्पेस बनेगा, वही क्या होता है अपने पास, W1 + W2। और अगर ये सब स्पेस हो गया तो किस केस में होता है, इफ एंड ओनली कंडीशन है, या तो W1 कंटेन कर रहा है W2 के अंदर, या फिर W2 कंटेन कर रहा है W1 के अंदर। तो यूनियन सब स्पेस तभी होगा जब इसमें से एक सब स्पेस किसी दूसरे सब स्पेस के अंदर कंटेन कर रहा है। क्लियर है सबको ये। बाकी इंटरसेक्शन ही प्रूव कर सकते हैं कि W1 सब स्पेस है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर बिलोंग करेगा, ऐसे W2 है तो उसके अंदर बिलोंग। आप दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसके इंटरसेक्शन के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाता है, सब स्पेस। ऐसे लीनियर सम भी, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से ही हो जाता है कि लीनियर सम भी क्या होगा, सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन सब स्पेस नहीं फॉर्म करता। और ऐसे बहुत सारे वेक्टर मिल जाते हैं, जैसे ये टाइप का अगर ले लोगे कि ये एक सब स्पेस है, ये एक सब स्पेस है, लेकिन जब दोनों का मैं सम करूंगा तो ये ना ही इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना ही इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है सबको ये। अब अगर सब स्पेस है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन भी होगा। W1 अगर सब स्पेस है तो इसका कुछ डायमेंशन होगा, W2 अगर सब स्पेस है तो इसका भी कुछ डायमेंशन होगा,
W1 इंटरसेक्शन W2, अगर ये सब स्पेस है तो इसका भी कुछ डायमेंशन होगा। अगर W1 प्लस W2 ये सब स्पेस है तो इसका मतलब इसका भी कुछ डायमेंशन होगा। तो अगर अपने को डायमेंशन निकालना है W1 प्लस W2, तो ठीक उसी तरीके से होता है जैसे सेट का फॉर्मूला है कि दो सेट की यूनियन के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मतलब W1 का अलग से डायमेंशन निकाल लो, W2 का अलग से डायमेंशन निकाल लो, और उसमें से जो इंटरसेक्शन है उनके डायमेंशन को माइनस कर दो। और ये सब लीनियर सम में बहुत काम में आता है कि जैसे W1 इंटरसेक्शन W2, अगर इसमें सिर्फ सिंगलटन जीरो है तो ये इनके लीनियर सम में लिख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अब वही यही क्वेश्चन से पूछा भी है, ये क्लियर है सबको कि W1 प्लस W2 सब स्पेस होगा, इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा, लेकिन यूनियन सब स्पेस नहीं होता। यूनियन का यूज करके हम लोग ये बनाते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी कुछ उसी टाइप का है। ये क्लियर है सबको? एक बार यस नो जो भी बोल दो। तो अगर मुझे W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकालना है, इसका मतलब मैं इसको यहां पे लेके आ सकता हूं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो है V के डायमेंशन से ग्रेटर है, कि W1 प्लस W, तो इसका जो डायमेंशन है ये V के डायमेंशन से ग्रेटर है, तो उस केस में ये क्या होगा? अब ये कितना भी हो सकता है, अगर ये V का सब स्पेस है इसका मतलब ये V को तो कभी क्रॉस नहीं कर सकता। W1 प्लस W2 ये कितना भी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? V के डायमेंशन तो कभी ज्यादा होगा। अब ये क्या कह रहा है कि W1 प्लस W2 जो है ये ग्रेटर देन है V के डायमेंशन से, तो उस केस में इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना होगा? बोलो। बोलो कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा कि अगर W1 प्लस W2 का डायमेंशन V के डायमेंशन से ग्रेटर हो गया तो उस केस में कौन सी पॉसिबिलिटी है? अच्छा बताओ, C और D वैलिड है क्या? ये कभी पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि W1 अगर एक सब स्पेस है, इसका मतलब जीरो वेक्टर उसके अंदर बिलोंग करेगा। W2 अगर एक वेक्टर सब स्पेस है तो जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा। तो मतलब दोनों में एक कॉमन एलिमेंट आएगा, वो है जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें क्या कह रहा है? W1 यूनियन W2, अगर ये V के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि W1 और W2 में से कोई एक किसी दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर कंटेन कर रहा है इसका मतलब या तो W2 V के इक्वल है या तो W1 V के इक्वल है, दोनों में से एक ही हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वली है तो उस केस में ये नहीं होल्ड होगा। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूँ मैं? W1 यूनियन W2 ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। अगर करेगा तो इसका मतलब या तो W1 W2 के अंदर कंटेन कर रहा है या तो W2 W1 के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आ जाएंगे। और फिर V के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का यूनियन भी क्या आ जाएगा? या तो W1 या तो W2। तो मतलब दोनों में से एक V के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? अब अगर V के इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो दोनों का डायमेंशन है वो भी V के इक्वल आएगा, बट ये नहीं हो रहा तो ये भी इनवैलिड हो गया। अब बचा A और B। अब अगर W1 इंटरसेक्शन W2 ये जीरो आ गया, उस केस में क्या होगा? मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 किसके इक्वल हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के ना। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2
ये इसके इक्वल आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये ग्रेटर देन है डायमेंशन ऑफ वी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ वी के। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि W1 ये सब स्पेस है किसका, V का। अगर सब स्पेस है तो या तो V के डायमेंशन के इक्वल होगा या तो उससे लेस देन होगा, बट उसके उससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन जीरो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो वेक्टर आएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये डेफिनेशन से अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया सबको ये? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वो सारे मैट्रिक्स हैं जिनका एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है और फील्ड आर से। बोलो क्या होगा डायमेंशन? 2 इंटू एम इंटू एन। इसके पास कितने फ्री वेरिएबल है, m इंटू एन। बट हर एक के पास, हर एक नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि फील्ड मेरा r से है। तो हर एक के पास फिर से कितने चॉइस हो जाएंगे, 2। तो 2 इंटू एम एन आ जाएगा, क्योंकि c ओवर r है। तो मैट्रिक्स का एम एन हो गया, इतने फ्री वेरिएबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो रियल नंबर आते हैं, एक a और एक b, क्योंकि जो फील्ड है मेरा r से। अगर ये c होता तो उस केस में m इंटू एन आता, लेकिन c ओवर r है। अगर मान लो ये भी c होता ना, उस केस में भी आंसर क्या आता है, m इंटू एन। बट ये c है और ये r है, इसके लिए इसका क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स m इंटू एन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।